कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस क्या होती हैं? किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में कॉन्जुगेशन की कंडीशंस किस तरह से चेक की जाती हैं? क्या पैरेलल p ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? वेलकम टू हेलो ऑर्गेनिक। मैं अनुराग जोशी और इस टाइटल वीडियो को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस टॉपिक को आप बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं या फिर मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस क्या होता है इसको डिटेल में स्टडी किया था। वहां पे हमने ये भी देखा था कि RS यानी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और RH यानी रेजोनेंस हाइब्रिड, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में कॉन्जुगेशन की कंडीशन को किस तरह से चेक किया जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल या आयन जब कॉन्जुगेशन की कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम ये कह सकते हैं उस मॉलिक्यूल या आयन में रेजोनेंस इफेक्ट प्रेजेंट होगा, यानी कि रेजोनेंस की जो कंडीशन होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम कॉन्जुगेशन की कंडीशंस होती हैं। कोई भी मॉलिक्यूल या आयन या उसका कोई पार्ट तभी रेजोनेंस इफेक्ट को शो करता है अगर वो इन दो बेसिक कंडीशंस को फुलफिल कर देता है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर कोई भी मॉलिक्यूल या आयन कंजुगेटेड सिस्टम है या उसके किसी पार्ट में कंजुगेशन प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में वो मॉलिक्यूल या आयन या उसका कोई पार्ट रेजोनेंस इफेक्ट शो कर सकता है। कॉन्जुगेशन की आज डिटेल कंडीशन को हम लोग समझेंगे। अगर मैं बेसिक कंडीशन की बात करूं तो किसी मॉलिक्यूल में अगर डबल सिंगल डबल बॉन्ड का पैटर्न हो तो ये कॉन्जुगेशन की बेसिक कंडीशन होती है। नंबर सेकंड, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेनरिटी मेंटेन हो जाए, वो प्लेनर बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो रेजोनेंस इफेक्ट को शो कर सकता है। प्लेनरिटी को हम डिटेल में हक्केल रूल और SIR यानी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस में डिस्कस करेंगे। यहां इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि प्लेनरिटी मेंटेन होने से उसके p ऑर्बिटल किस तरह से एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं और पैरेलल p ऑर्बिटल जो होते हैं वही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूल में प्लेनरिटी मेंटेन करने के लिए उसके हर एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 या फिर sp होना चाहिए और ऐसा होने से उस मॉलिक्यूल के जो p ऑर्बिटल होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे और पैरेलल p ऑर्बिटल ही कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन की डिटेल कंडीशंस क्या होती हैं। कॉन्सेप्ट की सिंप्लिसिटी मेंटेन करने के लिए यहां पे डिफरेंट एटम्स को X, Y और Z माना गया है। ये एटम्स सेम भी हो सकते हैं और ये एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंडीशंस की। कंडीशन नंबर 1, अगर किसी मॉलिक्यूल या आयन में जब पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज ये एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं तो उस आयन में कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल होती है और वो आयन जो होगा हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास एक X एटम है जो Y के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इस Y के साथ सिंगल बॉन्ड से Z एटम जुड़ा हुआ है। अगर Z पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो मॉलिक्यूल या आयन होगा कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल करेगा। अभी कंडीशन कैसे फुलफिल करेगा, यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहा होगा, एक पाई बॉन्ड रहा होगा और इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड है यानी ये सिग्मा बॉन्ड रहा होगा। तो अगर इस कंडीशन को इस आयन में चेक करें तो यहां पे हमको पाई बॉन्ड मिल गया, फिर सिग्मा बॉन्ड मिल गया और फिर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी कि पाई, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज अगर एक सीक्वेंस में मिल जाते हैं तो उस आयन में कंजुगेशन प्रेजेंट होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा उस जगह पर माइग्रेट करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। क्योंकि इस Z के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए यहां का जो पाई बॉन्ड होगा वो इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे एक चीज का ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अभी हमने डबल बॉन्ड बना रखा है और यहां से एक पाई बॉन्ड को इन्वॉल्व किया है। इस डबल बॉन्ड की जगह पर हम ट्रिपल बॉन्ड भी रख सकते थे जिससे ये कंडीशन फुलफिल हो सकती थी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होगी, यहां से जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे जिससे इस आयन की मैं एक RS को और ड्रॉ कर सकता हूं। इस RS में क्या होगा, X और Y के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा जबकि Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये Z से माइग्रेट होके
एक्स पे आ जाएगा, यानी कि इसमें ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो डीलोकलाइज होगा, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। कंडीशन नंबर सेकंड, अगर किसी मॉलिक्यूल में जब पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज अगर ये सीक्वेंस में मिलते हैं तो उस मॉलिक्यूल या आयन में कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल होगी और वो आयन अपना रेजोनेंस इफेक्ट शो कर सकता है। जैसे मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक्स और वाई के बीच में हमने डबल बॉन्ड रख दिया और y और z के बीच में सिंगल बॉन्ड है, z पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इसमें कंडीशन किस तरह से फुलफिल हुई, यहां पे मेरे पास डबल बॉन्ड है तो अगेन मेरे पास एक पाई बॉन्ड मिल गया, यहां सिग्मा बॉन्ड मिल गया और यहां पर नेगेटिव चार्ज मिल गया, यानी कि इस आयन से ये कंडीशन सेकंड जो है वो फुलफिल हो रही है। चूंकि z के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन को मूव करूं तो इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरह से मूव होंगे और ऐसा होने से इसकी मैं एक RS को और ड्रॉ कर सकता हूं। इस RS में होगा क्या, X और Y के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, करेक्ट है। Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और ये नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज Z से चला जाएगा इस X के ऊपर। तो ये इस तरह से इसकी मैं दो RS को ड्रॉ कर सकता हूं। कंडीशन नंबर थर्ड, अगर मान लीजिए कहीं भी पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर अगर ये सीक्वेंस में मिल जाते हैं तो वहां पर कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल होगी, अगेन वहां पर रेजोनेंस इफेक्ट होगा। जैसे मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें x और y के बीच में मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, y और z के बीच में लगाया सिंगल बॉन्ड और z पे मान लो एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये इस तरह से मूव होगा और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव होंगे, यानी अगेन मैं इसकी एक RS और ड्रॉ कर सकता हूं। अब इस RS में क्या होगा कि ये जो X और Y थे यहां सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो X पे आ जाएगा। अब सबसे खास बात ये होगी जो Z है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पे हमको दो इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर या उसके एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज अगर डोनेट होता है तो उस एटम पर फाइनली कोई चार्ज डेवलप नहीं होता, यानी उस पर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी जनरेट नहीं होती। अगर कोई मॉलिक्यूल या एटम अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उस एटम पर डेफिशिएंसी जनरेट हो जाती है। कंडीशन नंबर फोर्थ, इस कंडीशन में अगर किसी मॉलिक्यूल या आयन में पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो, ये तीनों सीक्वेंस में हो तो उसमें कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और वहां पे रेजोनेंस इफेक्ट शो होगा। जैसे मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें x और y के बीच में डबल बॉन्ड है और z के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यानी z जो होगा वो फ्री रेडिकल होगा। अब यहाँ पे एक चीज ये भी नोट करने वाली है कि हमारे सिलेबस में कार्बन फ्री रेडिकल ही है, इसके अलावा और किसी फ्री रेडिकल पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं। अगर Z पे एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल का यहां पर जो पाई बॉन्ड होगा, अब ये पाई बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होगा ये चीज समझने वाली है। क्योंकि इस पाई बॉन्ड में अगर मैं इलेक्ट्रॉन बनाऊं तो एक पाई बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। अब इसमें होगा ये कि ये जो पाई बॉन्ड है ये होमोलैटिकली क्लीवेज होगा, यानी कि इन दो इलेक्ट्रॉन का जो बंटवारा है वो इक्वली हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन Y के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन X के पास चला जाएगा और जैसे ही Y के पास इलेक्ट्रॉन आएगा ये Y का इलेक्ट्रॉन और यहां पर Z का इलेक्ट्रॉन नए बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। यानी अगर मैं इसकी RS को ड्रॉ करूं तो होगा ये कि इस X और Y के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि Y के इलेक्ट्रॉन ने और Z के इलेक्ट्रॉन ने नया बॉन्ड बना लिया तो Z और Y के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और X के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इस तरह से इसकी मैं RS को ड्रॉ कर सकता हूं। कंडीशन नंबर 5, इस कंडीशन में जो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू दूसरे पाई बॉन्ड से सेपरेट होता है। अब यहां पे इस फिफ्थ कंडीशन की दो सब कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। तो अभी हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि फिफ्थ की फर्स्ट कंडीशन को कंसिडर कर रहे हैं। इसमें ये जो हमारे पास पाई सिग्मा पाई का पैटर्न है ये नॉन पोलर है, यानी कि ये जो कंजुगेटिव सिस्टम है अगर नॉन पोलर हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, किस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी उसको देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास इस तरह का एक मॉलिक्यूल है जिसमें यहां पर डबल बॉन्ड हमने लगा दिए, तो इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, यहां पर हमारे पास पाई बॉन्ड है, देन सिग्मा बॉन्ड है, देन पाई बॉन्ड है, और इससे ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, पाई सिग्मा और पाई। तो अपने ये कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कंजुगेशन प्रेजेंट होगा। चूंकि इसमें ये जो पाई बॉन्ड है इनमें सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, यानी सभी एटम जो है इसमें sp2 हाइब्रिडाइज है। इस कारण से ये जो पाई बॉन्ड होगा ये नॉन पोलर होगा। अब नॉन पोलर पाई बॉन्ड में क्या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम रेड तरीके से इलेक्ट्रॉन को मूव करें तो इससे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो डबल बॉन्ड होगा वो इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के जो पाई बॉन्ड है वो क्या है, नॉन पोलर है, तो इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है जिसको हम ब्लू से शो कर रहे हैं कि इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट हो जाए। अगर इस तरह से शिफ्ट होंगे तो इसकी RS को हम ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें होगा क्या, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो डबल बॉन्ड होगा वो इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा। यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर पाई बॉन्ड के कंजुगेशन से इस तरह से अपनी RS को ड्रॉ कर सकता है। अब इसकी बी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि पोलर पाई बॉन्ड का कंजुगेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसमें यहां पे डबल बॉन्ड रखा और यहां पे हमने डबल बॉन्ड ओ रख दिया। अगर इस मॉलिक्यूल में कंडीशन को चेक करें तो यहां पे हमारे पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यहां पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहां पर हमारे पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी इसमें पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन है। चूंकि इस वक्त ये जो पाई बॉन्ड होगा इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। अब पोलैरिटी डेवलप क्यों होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी इस मॉलिक्यूल में अपने कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी वो हमेशा इस डबल बॉन्ड से इस डबल बॉन्ड के थ्रू होती हुई O पे जाएगी। यानी कि इस मॉलिक्यूल की अगर मैं एक RS और ड्रॉ करूं तो इस RS में यह होगा कि मॉलिक्यूल में जो डबल बॉन्ड होगा इस कार्बन पे आ जाएगा और यहां पे सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा और नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ गया। यानी कि इस तरह से इस मॉलिक्यूल की मैं ये RS ड्रॉ कर सकता हूं। अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब यहां पे खास बात यह है कि हमारे पास यहां पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, फिर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और यहां पे हमारे पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। बट खास बात हमने ये देखी कि इसमें सारे के सारे कार्बन एटम है। फिर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरह से होगी, इसके लिए हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है और ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के हैं तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, जबकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। और अगर मैं परसेंटेज s करेक्टर की बात करूं तो परसेंटेज s करेक्टर जो होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन में sp2 से ज्यादा होते हैं। ये परसेंटेज s करेक्टर का मतलब ये है कि उसकी s ऑर्बिटल में पाए जाने की संभावना कितनी है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में पाए जाने की कितनी पॉसिबिलिटी रखता है उसको हम परसेंटेज s करेक्टर कहते हैं। और परसेंटेज s करेक्टर sp के ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो टूवर्ड्स ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से माइग्रेट करेंगे। तो इस मॉलिक्यूल से हम एक RS को और ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें होगा क्या कि इस मॉलिक्यूल में यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे एक खास बात यह भी नोट करनी है कि अगर कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपस में सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट है तो ट्रिपल बॉन्ड में केवल एक पाई बॉन्ड को यूज करना है। अब इस एग्जांपल में ट्रिपल बॉन्ड का हमने एक ही पाई बॉन्ड को क्यों यूज किया है उसको अभी हम इसी वीडियो में प्लेनरिटी के कॉन्सेप्ट में समझेंगे।
अब इसमें एक कंडीशन और हो सकती थी, अगर मान लो मेरे पास इस तरह से कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, यानी कि यहां पे मेरे पास C और C यानी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहां C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड आपस में सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेट है, तो इस मॉलिक्यूल में भी कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल को आपस में कंपेयर करूं तो यहां पे हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड का कंजुगेशन था, यहां पे दोनों ट्रिपल बॉन्ड का कंजुगेशन है। इसका मतलब ये हुआ इन ट्रिपल बॉन्ड में हमको एटम देखने हैं, ये एटम किस तरह से बॉन्डेड है। इसमें कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि यहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होने के कारण अगर मैं नेट डायपोल की बात करूं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण इधर शिफ्ट होंगे, तो इस मॉलिक्यूल की हम एक RS और ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें इस ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे और इस ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है यहां शिफ्ट होंगे। इससे एक RS और जो ड्रॉ होगी उसमें यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, अगेन यहां पे बनेगा डबल बॉन्ड N और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहां पे, और जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी या पॉजिटिव चार्ज होगा वो बन जाएगा इस कार्बन पे। अगेन इस एग्जांपल में हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड था उसमें हमने केवल एक पाई बॉन्ड को यूज करा है, यानी कि कभी भी ट्रिपल बॉन्ड होगा उस ट्रिपल बॉन्ड के पास होंगे तो दो पाई बॉन्ड, मगर हमेशा हमको केवल एक पाई बॉन्ड यूज करना है। कंडीशन नंबर 6 नंबर कंडीशन में अगर पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के साथ एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है तो ऐसी कंडीशन जो होगी उसमें कंजुगेशन प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो मेरे पास यहां पर X एटम है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये Y एटम से सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है। अगर मान लो Y के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो इससे हमारी 6 नंबर की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड और Y का लोन पेयर, ये इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा। यहां पे जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमने एक मेंशन करा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर बेयरिंग जो एटम होगा उसके बीच में केवल एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मैं इसकी RS को ड्रॉ करूं तो यहां से लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा और इसकी अगर RS बनेगी तो उसमें होगा क्या, X और Y के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और Y के ऊपर क्या आएगा, Y के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसी वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई एटम अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट नहीं होती। अगर कोई एटम अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उस पे हमेशा डेफिशिएंसी जनरेट हो जाती है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमको ये भी नोट करनी है कि पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर बेयरिंग जो एटम है वो एक्सटेंडेड कंजुगेशन से भी सेपरेट हो सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक X एटम है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे मैंने एक कार्बन रखा जिसके पास डबल बॉन्ड है, फिर मैंने एक सिंगल बॉन्ड रख के Y एटम रखा और Y के पास यहां पे लोन पेयर है, तो ऐसा सिस्टम भी कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल करेगा और इसमें ये लोन पेयर इधर जाएगा, यहां से ये जो पाई बॉन्ड होगा ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो इस मॉलिक्यूल की जो RS बनेगी उसमें X और इस C के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। दोनों C का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होएगा और कार्बन और Y के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड। करेक्ट है? और Y पे क्या आएगा, Y पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Y ने अपना लोन पेयर को डोनेट किया है। कंडीशन नंबर 7, इस कंडीशन में अगर मान लो मेरे पास कहीं भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये सिंगल बॉन्ड से सेपरेट है तो ऐसी कंडीशन में उसमें कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल होगी। जैसे मान लो मेरे पास एक X एटम है जो Y से जुड़ा हुआ है, X पे पॉजिटिव चार्ज है और Y पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये मॉलिक्यूल ये आयन कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसमें ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा और इससे एक RS और बनेगी जिसमें X और Y के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। चूंकि Y ने अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करा है और कोई एटम जो नेगेटिव चार्ज को डोनेट करता है तो उस पर डेफिशिएंसी जनरेट नहीं होती है। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग हमको ये नोट करनी है कि पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज अभी तो एक बॉन्ड यानी एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट थे,
ये सिस्टम एक्सटेंडेड कंजुगेशन से भी सेपरेट हो सकता है। जैसे मान लो मेरे पास X के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे मैंने रखा कार्बन का डबल बॉन्ड और यहां रखा Y जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये सिस्टम भी कंजुगेशन की एक्सटेंडेड कंडीशन को फुलफिल करता है और इसमें इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे। ये जो कार्बन का पाई बॉन्ड होगा ये इस तरह से ब्रेक होके इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इससे बनेगा क्या, इसकी RS में X और कार्बन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड और दोनों कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल और यहां पे कार्बन और Y के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड। अब यहां पे मैं एक चीज को वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी एटम अपना लोन पेयर को डोनेट करता है तो उस एटम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, बट कोई भी एटम अगर अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करता है तो उसके ऊपर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी जनरेट नहीं होती है। ठीक है। कंडीशन नंबर 8, इस कंडीशन में अगर मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में नेगेटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल, नेगेटिव चार्ज और उसके वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल होगी। जैसे मान लो मेरे पास एक X एटम है जो Y के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और मैंने मान लिया कि इस Y के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है और X के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे उसमें डीलोकलाइज हो सकता है और इसकी हम एक RS और ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें X और Y के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन Y के वैकेंट ऑर्बिटल में गए हैं तो यहां पे हम नेगेटिव चार्ज शो करेंगे। इसी तरह से ये जो नेगेटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल हैं ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन से भी सेपरेट हो सकते थे। जैसे मान लो X के पास नेगेटिव चार्ज है और यहां पे हमने कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड रखा और यहां रख दिया Y और अगेन मान लिया कि Y के पास एम्प्टी ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल है। अब इसकी RS में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा जिससे कार्बन और कार्बन के बीच का ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पे। तो इसकी जो RS बनेगी उसमें क्या चीज होगी, X और कार्बन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड और दोनों कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड और कार्बन और Y के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। खास चीज क्या ध्यान में रखनी है, क्योंकि Y के पास वैकेंट या एम्प्टी ऑर्बिटल थे तो यहां पे हमको नेगेटिव चार्ज को शो करना है। ठीक है। इसी तरह से एक कंडीशन और हो सकती है जो कि इस 8वीं नंबर कंडीशन का एक्सटेंडेड फॉर्म है। अगर कहीं भी पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और वैकेंट या एम्प्टी ऑर्बिटल इस तरह से प्रेजेंट हो तो उस मॉलिक्यूल में अगेन कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल हो जाती है। जैसे मान लो मेरे पास एक X एटम है जो Y के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फिर मेरे पास एक सिंगल बॉन्ड है, देन मेरे पास Z है और यहां पे इस कंडीशन में मैंने माना Z के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है। 8वें नंबर एग्जांपल में तो हमने माना था Y के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और 9वें में हमने मान लिया कि Z के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। और इसमें क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है, अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके इस तरह से Z के पास चला जाएगा क्योंकि Z के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसकी दूसरी RS कैसे बनेगी, अब दूसरी RS में X और Y के बीच में बन जाएगा सिंगल बॉन्ड और Y और Z के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड। यहां तक करेक्ट है। अब एक चीज और नोट करो, क्योंकि Z के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहां पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां तक सही है। अगर मैं इसको 8वीं और 9वीं कंडीशन को आपस में कंपेयर करूं, ध्यान में क्या रखना है कि जब नेगेटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल में जाते हैं तो जिस एटम ने अपना नेगेटिव चार्ज दिया है वहां पे कोई डेफिशिएंसी जनरेट नहीं होती। बट अगर पाई बॉन्ड इस तरह से वैकेंट ऑर्बिटल में जाते हैं तो जिसका पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहां पे पाई बॉन्ड X और Y के बीच में था और यहां पे पाई बॉन्ड Y और Z के बीच में बन गया, यानी इस Y को तो किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि पहले Y ने इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा था और इसमें Y ने इस Z के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, तो Y का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, Z को फायदा हो गया। नुकसान किसको हुआ, इस X को, क्योंकि इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया।
यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस x के ऊपर आ जाएगा। अब इन डिफरेंट कंडीशंस को हम एग्जाम्पल में किस तरह से चेक करते हैं उसको सीखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस डबल हेडेड एरो पे एक नंबर लिखा हुआ है जिसको हमने येलो कलर से हाईलाइटेड किया है। जब आप इस टॉपिक को रिकॉल करेंगे आपकी आसानी के लिए यहाँ पर हमने कंडीशन लिख दी है कि इस मॉलिक्यूल में कौन सी कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। इन एग्जाम्पल में इंडिविजुअल कंडीशन भी मैच हो सकती है और एक से ज्यादा कंडीशन भी मैच हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर मैं इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को देखूं, ये इस पाई बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड की दूरी पे है, यानी कि इसमें इस हिस्से में कंडीशन नंबर फर्स्ट जो है वो फुलफिल हो रही है। इसी तरह अगर मैं बेंजीन के इस हिस्से को देखूं तो इसमें पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, यानी इस हिस्से में हमको फिफ्थ एक कंडीशन फुलफिल हो रही है जिसमें दो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड थे और नॉन पोलर पाई बॉन्ड थे। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करूं तो ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर माइग्रेट कर लेंगे, जिससे इस कंपाउंड की मैं एक RS और ड्रॉ कर सकता हूं। इसमें इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ के दोनों बॉन्ड एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, उनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर आ जाएगा। अगर इस बनने वाली RS में अब कंडीशन को मैं देखूं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है अब इस बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, यानी इसमें अगेन फर्स्ट नंबर की कंडीशन मैच हो जाएगी और इससे आगे आप फर्दर RS ड्रॉ कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, इस एग्जाम्पल में इस एटम का जो लोन पेयर है वो इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है क्योंकि ये एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है। क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर है तो ऐसा एटम हमेशा अपना एक लोन पेयर यूज करता है। तो इसमें होगा क्या, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, जिससे इसकी जो RS बनेगी उसमें इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दिया तो इस ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर बच जाएगा और एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट करा है, यानी इसमें कंडीशन 3 जो है वो फुलफिल हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 3, इस एग्जाम्पल में कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल दिया गया है। ये फ्री रेडिकल इस पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, यानी इसमें इतने हिस्से में देखूं तो कंडीशन नंबर 4 मैच हो रही है। इसके बाद अगर बेंजीन की कंडीशन देखूं तो इसमें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, यानी इसमें अगेन जो है फिफ्थ ए की कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि इस पाई बॉन्ड को हमने डार्क कर रखा है। जब इस पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे ये होमोलिटिकली क्लीवेज होगा, यानी इस पाई बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करोगे कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपस में बॉन्ड बना लेंगे और अगर इस मॉलिक्यूल की RS को ड्रॉ करें तो इसमें RS में होगा क्या, अब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब इसमें ये दोनों बॉन्ड जो हैं हमने डिस्टर्ब नहीं करे हैं, इसलिए इस RS में ये दोनों बॉन्ड एज इट इज चले जाएंगे और ये जो कार्बन है उस पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी कि ये फ्री रेडिकल यहां बन जाएगा। इसी तरह बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। इस एग्जाम्पल में कंडीशन नंबर 6 मैच हो रही है क्योंकि यहां पे हमारे पास इस एटम पे लोन पेयर है और ये पॉजिटिव चार्ज के साथ सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है। तो इस कंडीशन में ये लोन पेयर इस तरह से इसको डोनेट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 4 की अगर हम RS को ड्रॉ करें तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये मिथाइल हमने एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर थे जिसमें से एक एज इट इज बच जाएगा और एक डोनेट होने से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो केस दिए गए हैं। पहले केस में इस Cl इस कार्बन के साथ एडजेसेंट है और दूसरे केस में यहाँ पे F एटम इस कार्बन के साथ एडजेसेंट है और दोनों ही कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें हमको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि वैकेंट ऑर्बिटल को वैसे तो हम इजोमेरिक इफेक्ट में डिटेल में करेंगे, अगर यहाँ पे कंसीडर करें तो फ्लोरीन एटम के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। अगर मैं फ्लोरीन को छोड़ दूं तो बाकी सभी जितने भी हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, यानी कि इस एग्जाम्पल में किसी भी तरीके से कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। बट यहाँ पे Cl प्रेजेंट है और इसमें कंडीशन नंबर 8 फुलफिल हो रही है जिसमें किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है। तो ये कंडीशन जो है 8 फुलफिल होती है।
तो इसमें होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज जो है इस Cl के अंदर माइग्रेट कर जाएगा। और अगर मान लो इसकी RS को मैं ड्रॉ करूं तो इसकी RS में क्या होगा, कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज Cl के एम्प्टी ऑर्बिटल में गया है, यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इस कार्बन ने अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करा है, इसलिए इस पे किसी भी तरह का नेट चार्ज या नेट डेफिशिएंसी जनरेट नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर 6, इस एग्जाम्पल में बोरोन हमारे पास 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि बोरोन कहीं भी अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, यानी बोरोन 3 बॉन्ड वाला बिल्कुल कार्बोकेटाइन की तरह काम करता है, इसमें 2p ऑर्बिटल वेकेंट होते हैं। तो इसमें कंडीशन 9 जो है वो फुलफिल हो रही है, जिसमें पाई बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड थे। तो इसमें होगा क्या, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में चले जाएंगे। अगर इसकी मैं RS को ड्रॉ करूं तो इस RS में अब क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे क्योंकि इनको डिस्टर्ब नहीं करा। कार्बन और बोरोन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और बोरोन पे पहले से दोनों जो H प्रेजेंट थे वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल में गए हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बनेगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, यानी इससे आप अब और RS भी ड्रॉ कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 7, इस एग्जाम्पल में 2 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अगर मैं मॉलिक्यूल के इतने हिस्से को देखूं, इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, यानी इतने से हिस्से में कंडीशन फर्स्ट जो है वो फुलफिल हो रही है। अगर मैं ये हिस्सा देखूं तो यहां पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा इस पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, यानी इतने से हिस्से में कंडीशन नंबर 3 फुलफिल हो रही है। अगर इसकी RS को ड्रॉ करें तो हम डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। तो इसकी RS में हमने क्या करा कि अगर RS को रीड्रॉ करें तो इसमें एक चीज ये होगी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर इसमें बचा रहेगा और एक लोन पेयर डोनेट होने से इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां तक की डिस्कशन में हमने ये देखा किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में कॉन्जुगेशन की कंडीशन किस तरह से चेक करते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करते हैं, यानी उसमें डीलोकलाइजेशन किस तरह से होता है। अब हम बात करते हैं प्लेनरिटी की। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये मेंशन किया था कि किसी मॉलिक्यूल या आयन में जब प्लेनरिटी होती है तो उसके जो p ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक कार्बोकेटायन को कंसिडर करते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे कार्बोकेटायन है जिसमें इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। किसी भी कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कार्बोकेटायन कहते हैं। क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से हुए, इस कार्बन ने टोटल 3 बॉन्ड बना रखे हैं। एक बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ और 2 बॉन्ड बना रखे हैं इन हाइड्रोजन के साथ, यानी कि इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, टोटल 3 और हर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो टोटल बॉन्ड थे 3 और हर बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आए 2, तो इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6। होने कितने चाहिए थे, होने चाहिए थे 8, क्योंकि ऑक्टेट रूल बोलता है कि 8 होने चाहिए थे। तो इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी कि अब ये जो कार्बोकेटायन होगा इसमें हम कंजुगेशन की कंडीशन किस तरह से चेक करेंगे वो देखते हैं। यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड है तो यहां पे हमको मिल गया 1 पाई देन सिग्मा देन पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये कार्बोकेटायन हमारी कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल कर रहा है जिसमें पाई बॉन्ड, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज इस तरह से कंजुगेशन में है। अब यहां से ये जो पाई बॉन्ड होगा ये इधर शिफ्ट हो सकता है और इससे इसकी हम एक RS को और ड्रॉ कर सकते हैं जिससे इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस कार्बन से इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहां पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट है। अब हम बात करते हैं p ऑर्बिटल की। तो अगर मैं इसका स्केलेटन बनाऊं तो यहां पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन है और यहां पे मेरे पास कार्बन है जिसकी हाइड्रोजन यहां मैंने शो कर दी और यहां पे मेरे पास कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं p ऑर्बिटल को ड्रॉ करूं तो इस
कार्बन का जो p ऑर्बिटल है कुछ इस तरह से होगा, जिसपे यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो है इन दोनों लूप में रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी बचे हुए दोनों कार्बन की। इस कार्बन पे यहां पे p ऑर्बिटल होगा और इस कार्बन में यहां पे p ऑर्बिटल होगा। अब ये दोनों जो p ऑर्बिटल होंगे वो इस तरह से ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे। यहां तक सही है। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि इस पॉजिटिव चार्ज ने इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में पार्टिसिपेट क्यों करा, तो इसका आंसर आएगा कि इस पॉजिटिव चार्ज का जो p ऑर्बिटल था वो इस पाई बॉन्ड के p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल था, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन कंडीशन को फुलफिल कर पाया और यहां से ये जो पाई बॉन्ड है इस तरह से इसमें शिफ्ट होगा और इससे ये दूसरी आरएस हम इजीली बना पाएंगे। और जैसे ही यहां से ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इन दोनों के बीच में यहां पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस p ऑर्बिटल में यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इन दोनों लोब में प्रेजेंट होगा। अब अगर मान लो किसी भी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का आपस में कंजुगेशन हो, तो ऐसी कंडीशन में हमने इसी वीडियो में देखा था कि ट्रिपल बॉन्ड में चूंकि 2 पाई बॉन्ड होते हैं बट हमको हमेशा 1 पाई बॉन्ड यूज करना है। यानी कि अगर इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करूं तो वो शिफ्टिंग हमने इस साइड की थी और यहां पर हमने केवल 1 पाई बॉन्ड को यूज किया था। अब ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हुए भी हमको 1 पाई बॉन्ड क्यों यूज करना है, इसको हम इथाइन के एग्जांपल से ये समझते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड बना कैसे होगा। यहां पे हमारे पास इथाइन का मॉलिक्यूल है, इसमें हम केवल कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हम इन हाइड्रोजन की बात यहां पे नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो ये sp हाइब्रिडाइज होते हैं, यानी कि इन दोनों कार्बन पर हमारे पास 2 p ऑर्बिटल होंगे। एक तो यहां पे ये जो ग्रीन कलर से बना रखा है ये हमारे पास py ऑर्बिटल होगा और इस कार्बन पे जो ब्राउन बना रखा है ये हमारे पास pz ऑर्बिटल होगा। यानी कि py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल जो होंगे ये एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब इस कार्बन पे भी सेम कंडीशन होगी। अगर ये पाई बॉन्ड बनेगा तो जो py ऑर्बिटल है ये इस py ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेगा और एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। इसी तरह से ये जो pz ऑर्बिटल है इस कार्बन के pz ऑर्बिटल से बॉन्ड बना लेगा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। यहां पे pz ने इस py के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनाया है? वो बॉन्ड इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि बॉन्ड जो होगा वो पैरेलल ऑर्बिटल में बनेंगे। ये ग्रीन वाला इस ग्रीन वाले के पैरेलल है, यानी py में पाई बॉन्ड बनेगा। ये ब्राउन वाले के पैरेलल में है, इसलिए pz और pz में बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कहीं भी अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं, यानी वो कुछ इस तरह से होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, अगर मैं इसके ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो इन दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा और इस कार्बन पे एक ये py ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसको हमने ब्लू कलर से बना रखा है और यहां पे एक pz ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसको हमने ग्रीन कलर से बना रखा है। ऐसी कुछ कंडीशन इस कार्बन पे भी नहीं होगी क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp है। यहां पे एक ब्लू कलर का py ऑर्बिटल बना दिया और यहां पे एक ग्रीन कलर का हमने pz ऑर्बिटल बना दिया। चूंकि ये ग्रीन इस ग्रीन के साथ पैरेलल में है, इस कारण से ये आपस में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। इसी तरह से ये जो ब्लू ऑर्बिटल है इस ब्लू के साथ पैरेलल में है, इसलिए ये दोनों ब्लू ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ पाई बॉन्ड बना लेंगे। अगेन इस हिस्से में जो ट्रिपल बॉन्ड बना है उसके दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के 90 डिग्री पे यानी परपेंडिकुलर है। और अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो इस हिस्से में ये दोनों जो p ऑर्बिटल होंगे इनको हमने रेड से बना रखा है जो आपस में इस तरह से बॉन्डिंग करेंगे। अब देखो ये जो रेड के p ऑर्बिटल जो है यानी ये जो पाई बॉन्ड के p ऑर्बिटल हैं ये इस वक्त इस ब्लू के साथ पैरेलल में है। इसी कारण से ये जो पाई बॉन्ड है इस ट्रिपल बॉन्ड के केवल उसी बॉन्ड के साथ
कंजुगेशन करेगा जो इसमें पैरेलल होगा। क्योंकि इसमें ब्लू वाले इस वक्त पैरेलल बने हुए हैं, इसलिए ये पाई बॉन्ड ब्लू के साथ कंजुगेशन में करेगा। यानी कि अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई बॉन्ड होते हुए भी ये इस डबल बॉन्ड के पी ऑर्बिटल के साथ केवल अपने एक पी ऑर्बिटल को ही पैरेलल रख पाता है या एक पाई बॉन्ड को ही पैरेलल रख पाता है। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा हमको एक पाई बॉन्ड कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करना है। अब अगर मान लो किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर हो, ऐसी कंडीशन में वो एटम हमेशा एक लोन पेयर ही अपना कंजुगेशन में यूज कर पाता है। इसका सेम रीजन वही होता है कि इस दोनों लोन पेयर में से केवल एक का ही पी ऑर्बिटल पैरेलल होता है। जैसे इस फ्यूरेन के मॉलिक्यूल में अगर मैं कंजुगेशन की कंडीशन को चेक करूं तो इसमें जो कंडीशन नंबर 3 थी, जिसमें पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, देन लोन पेयर बेयरिंग एटम, ये तीनों मुझे कंजुगेशन में मिल रहे हैं, तो यहां पर कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल होने के कारण इसमें रेजोनेंस इफेक्ट शो हो सकता है। ध्यान में क्या चीज रखनी है कि इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे, हमको केवल एक ही लोन पेयर यूज करना है और इन दोनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो इस वक्त मैं ये वाला लोन पेयर यूज करूं तो इससे मैं एक RS और ड्रॉ कर सकता हूं। इस RS में होगा क्या कि यहां पर ये पाई बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बचा हुआ रहेगा और यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जबकि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करा है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां तक करेक्ट है। अब हम बात करते हैं इन दोनों लोन पेयर में से एक लोन पेयर ही क्यों यूज हुआ। अगर फ्यूरेन के ऑर्बिटल के डायग्राम को देखें तो यहां पे हमारे पास टोटल 4 कार्बन प्रेजेंट है, जिसमें हमने केवल एक कार्बन के पी ऑर्बिटल को बना रखा है। और इस ऑक्सीजन के पास चूंकि दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर को हमने इस ब्लू वाले में रख दिया और एक लोन पेयर को हमने इस रेड वाले पी ऑर्बिटल में रख दिया। ये जो रेड वाला पी ऑर्बिटल होगा ये इसका sp2 होगा, जबकि ब्लू वाला इसका 2p ऑर्बिटल होगा। अब देखना मैं क्या चीज मेंशन कर रहा हूं कि फ्यूरेन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ये जो 2p ऑर्बिटल होता है ये इसके चारों कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल में होता है। ठीक है, यानी कि कार्बन का p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का ये 2p ऑर्बिटल पैरेलल होता है, जबकि कार्बन का ये p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के इस ऑर्बिटल के साथ परपेंडिकुलर होता है। यानी ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। जब ऑर्बिटल 90 डिग्री पर होते हैं उसे हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं या टेक्निकल टर्म में उसको हम ऑर्थोगोनल कहते हैं। चूंकि ये ऑर्थोगोनल कंडीशन है यानी कि पैरेलल नहीं है, इसलिए ये लोन पेयर जो होगा कभी भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। यानी कि केवल वो ही लोन पेयर जो इस कार्बन के साथ पैरेलल रहेगा, अपने पी ऑर्बिटल को पैरेलल रख पाएगा, वो ही कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा। पैरेलल पी ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को हम बेंजीन और साइक्लोओक्टाटेट्राइन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहां पे हमारे पास एक बेंजीन का मॉलिक्यूल है और यहां पे हमारे पास साइक्लोओक्टाटेट्राइन का मॉलिक्यूल है। अगर इन दोनों ही केस में मैं कंडीशन नंबर 5 को यूज करूं, जिसमें हमने क्या देखा था कि पाई बॉन्ड अगर सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट है तो ऐसी कंडीशन उसकी कॉन्जुगेटेड कंडीशन कहलाती है। जैसे यहां पे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यानी इस मॉलिक्यूल में कंजुगेशन होता है। इसी कारण से इसके जो पाई बॉन्ड है इस तरह से मूव कर सकते हैं या डीलोकलाइज हो सकते हैं और इससे हम ये दूसरी इसकी RS बना सकते हैं। अगर मान लो मैं बोलूं कि साइक्लोओक्टाटेट्राइन जो है उसमें भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, जैसा बेंजीन में था। तो साइक्लोओक्टाटेट्राइन, जिसे हम कोट भी कहते हैं, इस साइक्लोओक्टाटेट्राइन में इस तरह से पाई बॉन्ड का कंजुगेशन होना चाहिए था जैसा बेंजीन में होता है। यानी बेंजीन में अपने ऐसा कह सकते हैं ये प्रोसेस फिजिबल है, जबकि यहां पे ये प्रोसेस मैं कह रहा हूं फिजिबल नहीं है, जबकि दोनों में कंडीशन हमको सेम दिख रही है। ऐसा इसलिए होता है कि बेंजीन के मॉलिक्यूल में जो ये 6 कार्बन होते हैं, इनके सभी का जो p ऑर्बिटल होता है, हमने यहां पे 2 कार्बन का बना रखा है, ऐसा बचे हुए 4 कार्बन पे भी होगा। यानी टोटल 6 कार्बन का जो p ऑर्बिटल होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है और पैरेलल p ऑर्बिटल ही कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं।
और इसी कारण से बेंजीन में इस तरह से डीलोकलाइजेशन हो सकता है। ध्यान में ये चीज रखनी है कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये हाइपोथेटिकल है, यानी ये इसकी बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और जब बेंजीन की स्ट्रक्चर में हम इस तरह से उसको शो करें कि उसमें इस तरह से गोला लगा दें तो ये बेंजीन की रियल स्ट्रक्चर या बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइक्लोओक्टाटेट्राइन की। अब इस स्ट्रक्चर में एक चीज ये देखने वाली है, अगर ये मॉलिक्यूल प्लेनर होता, जैसे बेंजीन हमारे पास प्लेनर है, अगर ये मॉलिक्यूल सपोज प्लेनर होता तब हम कह सकते थे इस मॉलिक्यूल के जो 8 के 8 कार्बन है उनका पी ऑर्बिटल बेंजीन के कार्बन के पी ऑर्बिटल की तरह पैरेलल होता। बट साइक्लोओक्टाटेट्राइन यानी कोट का मॉलिक्यूल टब शेप का होता है, और टब शेप का होने के कारण अब होगा क्या, यहां का जो पाई बोन होगा जो कि इन ब्लू ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा, वो यहां के पाई बोन के साथ जो रेड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यानी कि ये जो हमारे पास पी ऑर्बिटल है वो रेड वाले के साथ एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, जिसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन। इसी कारण से साइक्लोओक्टाटेट्राइन यानी कोट के मॉलिक्यूल में बेंजीन की तरह से कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। इन सभी कंडीशन के साथ साथ हमको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि अगर कहीं कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसमें कहीं भी ऑक्टेट रूल वायलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पे हमारे पास एनिलीनियम आयन दिया गया है, अगर इसमें कंडीशन को मैच करें तो इसमें कंडीशन फर्स्ट हमको मैच होती लग रही है कि यहां पे हमारे पास पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, देन हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां तक ये कंडीशन फर्स्ट को फुलफिल कर रहा है। अगर मान लो मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस तरह से आप मूव करोगे, और अगर इसकी दूसरी स्ट्रक्चर या दूसरी आरएस ड्रॉ करोगे तो इसमें क्या होगा, इन दोनों बॉन्ड को तो आपने डिस्टर्ब नहीं करा, ये एज इट इज चल गए, और इन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड बना और बाकी सभी H मैंने एज इट इज लगा दिए, और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर जनरेट हो जाएगा। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं, प्रॉब्लम ये आ गई कि इस नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना लिए, क्योंकि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है अगर कंडीशन मैच हो रही है, इसके साथ साथ हमको बाकी कंडीशन कि ऑर्बिटल पैरेलल है या नहीं है, कहीं ऑक्टेट रूल वायलेशन तो नहीं हो रहा है, वो भी ध्यान में रखना है। इसका मतलब इस एग्जांपल में मैं कह सकता हूं कि इस तरह से इसमें जो चार्ज होगा वो माइग्रेट नहीं कर पाएगा, यानी कि ये जो प्रोसेस होगा इसमें पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहीं रहेगा तो ऐसा चार्ज जहां जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, यानी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसको हम लोकलाइज चार्ज कहते हैं। ठीक है, यानी लोकलाइज और डीलोकलाइज टर्मिनोलॉजी हमको इस तरह से यूज करनी है। कोई भी पॉजिटिव चार्ज, कोई भी बॉन्ड, कोई भी नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है तो वो डीलोकलाइज है, अगर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो वो लोकलाइज है। जैसे इस कॉन्सेप्ट को हम एमाइड से समझते हैं। यहां पे हमारे पास एक एमाइड का मॉलिक्यूल है, इस एमाइड के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर मान लो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को मैं इस तरह से नीचे लेके आ जाता हूं तो इसमें होगा क्या कि यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट करा है और एक पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। अगर मैं बोलूं क्या ये कंजुगेशन की कंडीशन फिजिबल है क्या, तो इसका आंसर ये आना चाहिए ये कंडीशन फिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लिए, यानी कि ये कार्बन जो हो गया पेंटावेलेंट हो गया। इसी कारण से जो एमाइड है उसमें इस तरह का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। अब चेक करते दूसरे प्रोसेस की, क्या नाइट्रोजन का ये लोन पेयर जो है ये कंजुगेशन में है क्या? तो इसके लिए कंडीशन क्या हमको मैच करनी है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड देन पाई बॉन्ड, यानी कि इसमें कंडीशन नंबर 3 जो है
वो मैच हो जाती हैं। अब इसके लोन पेयर को हम इस तरह से इसमें मूव कर सकते हैं। अगर ब्लू कलर के एरो से जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसमें होगा क्या, यहां पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, और नेगेटिव चार्ज जो होगा ऑक्सीजन पे आएगा और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर डोनेट करने से पॉजिटिव चार्ज आएगा। यह तो करेक्ट है। अगर मान लो मैं अमाइड का मॉलिक्यूल वापस ड्रॉ करूं तो इसमें अब मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे। अब मैं स्टेटमेंट ये दे रहा हूं कि नाइट्रोजन का जो एलपी है या लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसलिए ये लोन पेयर डी लोकेलाइज कहलाएगा। ठीक है। जबकि ऑक्सीजन का जो दोनों लोन पेयर है वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए ये दोनों लोन पेयर जो होंगे ये लोकलाइज कहलाएंगे। तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में कॉन्जुगेशन की कंडीशन को किस तरह से चेक करते हैं। इसके साथ साथ ये भी सीखा होगा कि पैरेलल p ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या है या किस तरह से हमको ऑक्टेट रूल का ध्यान रखना है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।